एक समय था जब भारत में स्मार्टफोन खरीदने का मतलब सिर्फ सैमसंग या माइक्रोमैक्स होता था। एक इंडियन ब्रांड जिसने कुछ ही सालों में नोकिया जैसी दिग्गज कंपनी को पीछे छोड़ दिया, जिसकी वैल्यूएशन लगभग 3.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई, जिसने ह्यू जैकमैन जैसे हॉलीवुड स्टार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और जिसने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद अब भारत का भी अपना ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रांड तैयार हो चुका है। लेकिन फिर सिर्फ 4 सालों में यही कंपनी लगभग मार्केट से गायब हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या चाइनीज कंपनीज ने माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया? क्या जियो इसकी सबसे बड़ी वजह था, या फिर कहानी कुछ और ही थी? आज हम माइक्रोमैक्स की पूरी कहानी समझेंगे, सिर्फ फैक्ट्स, रिसर्च और बिजनेस लॉजिक के आधार पर। यह कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से। यहीं जन्म हुआ राहुल शर्मा का। बचपन से ही उन्हें टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी दिलचस्पी थी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी करने के बजाय बिजनेस की राह चुनी। कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से लगभग 56,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदने की मांग की थी। आज ये रकम सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ा फैसला था। उनके पिता ने उन पर भरोसा किया। राहुल ने उसी कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग सीखी, हार्डवेयर को समझा और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। लेकिन उस समय उन्हें भी नहीं पता था कि यही सीख आगे चलकर एक ऐसी कंपनी की नींव बनेगी जो कभी भारत के स्मार्टफोन मार्केट पर राज करेगी। साल था लगभग 2000। भारत में मोबाइल फोन्स का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन हर किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था। अगर किसी को दूर बात करनी होती तो वो एसटीडी या पीसीओ बूथ पर जाता। यही वो समय था जब राहुल शर्मा और उनके पार्टनर्स ने टेलीकॉम इक्विपमेंट के बिजनेस में कदम रखा। वे ऐसे फिक्स्ड वायरलेस टर्मिनल FWT डिवाइसेस बनाते थे जिनमें सिम कार्ड लगाकर बिना लैंडलाइन कनेक्शन के कॉलिंग की जा सकती थी। ये प्रोडक्ट खासकर पीसीओ ओनर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। अब उन्हें लंबी वायरिंग की जरूरत नहीं थी, इंस्टॉलेशन आसान था और मेंटेनेंस का खर्च भी कम था। यही राहुल शर्मा ने बिजनेस की सबसे बड़ी सीख हासिल की। अगर आप कस्टमर की असली प्रॉब्लम समझ लेते हैं तो प्रोडक्ट अपने आप बिकने लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसी दौरान माइक्रोमैक्स की टीम ने नोकिया सहित कई बड़ी टेलीकॉम कंपनीज के इकोसिस्टम के साथ काम किया और वहीं से मार्केट की गहरी समझ मिली। हालांकि इस दावे की हर डिटेल सार्वजनिक रूप से वेरीफाई नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात तय थी, राहुल शर्मा आप समझ चुके थे कि भारत जैसे देश में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि लोगों की जरूरत को समझना ज्यादा जरूरी है। इसी सोच के साथ उन्होंने भारत के छोटे शहरों और गांवों की यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने एक ऐसी समस्या देखी जिस पर शायद बड़ी विदेशी कंपनियों का ध्यान नहीं गया था। लोगों ने मोबाइल फोन तो खरीद लिया था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी उसकी बैटरी। कई गांवों में दिन भर बिजली नहीं रहती थी। कई जगह लोग फोन चार्ज करने के लिए किलोमीटरों दूर जाते थे। ऐसे में अगर फोन की बैटरी सिर्फ एक दिन चले तो वो किसी काम का नहीं था। यही राहुल शर्मा को अपना सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। उन्होंने फैसला किया कि ऐसा फोन बनाया जाए जो फीचर्स में भले साधारण हो लेकिन बैटरी में सबसे आगे हो। उनकी टीम इस आइडिया को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि उस समय मार्केट पर नोकिया का लगभग एक छत्र राज था। एक नई इंडियन कंपनी का फोन खरीदना लोगों के लिए आसान फैसला नहीं था। फिर भी रिस्क लिया गया और इसी रिस्क के साथ जन्म हुआ माइक्रोमैक्स का। शुरुआत में कंपनी ने एक ऐसा फीचर फोन लॉन्च किया जिसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी स्टैंड बाय बैटरी। ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने 30 दिन का स्टैंड बाय टाइम बताया था, न कि 30 दिन का टॉक टाइम। यही वो फीचर था जिसकी रूरल इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी होना ही काफी नहीं था। अब असली चुनौती थी लोगों तक उस फोन को पहुंचाना, क्योंकि मार्केट में हर डिस्ट्रीब्यूटर का सिर्फ एक ही जवाब था, लोग नोकिया खरीदते हैं, किसी नई कंपनी का फोन नहीं। यहीं से शुरू होने वाली थी माइक्रोमैक्स की असली लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जिसने कुछ ही सालों में इस छोटे से इंडियन ब्रांड को भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बना दिया। माइक्रोमैक्स का पहला फीचर फोन मार्केट में आ चुका था। राहुल शर्मा को पूरा भरोसा था कि लोगों को यह फोन जरूर पसंद आएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। जब कंपनी अपने फोन्स लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंची तो लगभग हर जगह से एक ही जवाब मिला, नई कंपनी का फोन कौन खरीदेगा। उस समय मार्केट में नोकिया का इतना दबदबा था कि रिटेलर्स भी रिस्क लेने से डरते थे। कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ने माइक्रोमैक्स का फोन रखने से ही मना कर दिया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार काफी कोशिशों के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रायल के तौर पर कुछ फोन्स रखने के लिए तैयार हुआ,
और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। कुछ ही दिनों में पूरा स्टॉक बिक गया। लोग ब्रांड देखकर नहीं, अपनी जरूरत देखकर फोन खरीद रहे थे। उन्हें ऐसा फोन चाहिए था जिसकी बैटरी बार बार चार्ज ना करनी पड़े। यहीं से राहुल शर्मा को समझ आ गया कि अगर प्रोडक्ट सही प्रॉब्लम सॉल्व करे तो ब्रांड अपने आप बन जाता है। इसके बाद माइक्रोमैक्स ने लगातार ऐसे फीचर फोन्स लॉन्च किए जो भारतीय ग्राहकों की जरूरतों के हिसाब से बनाए गए थे। किसी फोन में लॉन्ग बैटरी थी, किसी में डुअल सिम, तो किसी में पावरफुल स्पीकर। आज ये फीचर्स सामान्य लगते हैं, लेकिन उस समय यही चीजें माइक्रोमैक्स को बाकी कंपनीज से अलग बना रही थी। धीरे धीरे कंपनी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में तेजी से फैलने लगी। जहां बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज प्रीमियम कस्टमर्स पर ध्यान दे रही थीं, वहीं माइक्रोमैक्स उस ग्राहक को टारगेट कर रही थी जिसे कम कीमत में ज्यादा वैल्यू चाहिए थी। यही स्ट्रेटेजी काम कर गई। फिर आया साल 2011 और स्मार्टफोन रेवोल्यूशन की शुरुआत होने लगी। एंड्रॉयड तेजी से पॉपुलर हो रहा था। राहुल शर्मा ने समय रहते ये बदलाव पहचान लिया। उन्होंने समझ लिया कि आने वाले समय में फीचर फोन नहीं बल्कि स्मार्टफोन मार्केट पर राज करेंगे। यहीं से माइक्रोमैक्स ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स बनाना शुरू किया। लेकिन कंपनी ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे उसे पहले सफलता मिली थी। कम कीमत, बड़ी स्क्रीन, डुअल सिम और ऐसे फीचर्स जो उस समय महंगे ब्रांड्स में ही मिलते थे। फिर लॉन्च हुई कैनवस सीरीज और यहीं से माइक्रोमैक्स की किस्मत बदल गई। कैनवस A110, कैनवस HD, कैनवस टर्बो, ये सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं थे बल्कि उस दौर के मिडिल क्लास भारत का सपना थे। अगर किसी स्टूडेंट या यंग प्रोफेशनल के पास कैनवस स्मार्टफोन होता तो उसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सिंबल माना जाता था। कुछ रिव्यूज में तो कैनवस सीरीज की तुलना सैमसंग के फोन से भी की जाने लगी। धीरे धीरे सेल्स बढ़ती गई, ब्रांड मजबूत होता गया और देखते ही देखते माइक्रोमैक्स भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली स्मार्टफोन कंपनीज में शामिल हो गई। 2014 तक कंपनी ने नोकिया को पीछे छोड़ दिया। रिसर्च फर्म्स IDC और कैनालिस्ट की रिपोर्ट्स के अनुसार माइक्रोमैक्स भारत का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन चुका था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक कंपनी जिसकी शुरुआत कुछ साल पहले एक छोटे से बिजनेस से हुई थी, अब करोड़ों स्मार्टफोन्स बेच रही थी। कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $3.5 बिलियन तक पहुंचने की बात कई रिपोर्ट्स में कही गई। माइक्रोमैक्स ने टैबलेट्स, LED टीवीज और दूसरे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में भी एंट्री कर ली। ब्रांड इतना बड़ा हो चुका था कि हॉलीवुड एक्टर ह्यू जैकमन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। एशिया कप जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किया गया। हर तरफ माइक्रोमैक्स के एडवर्टीजमेंट दिखाई देते थे। ऐसा लग रहा था कि अब भारत का अपना स्मार्टफोन ब्रांड ग्लोबल कंपनीज को टक्कर देगा। लेकिन बिजनेस की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब आपको लगने लगता है कि अब आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में कुछ कंपनीज ऐसी तैयारी कर रही थीं जो आने वाले कुछ सालों में सिर्फ माइक्रोमैक्स ही नहीं बल्कि लावा, कार्बन और लगभग पूरे इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री का भविष्य बदलने वाली थी। और फिर 2016 में भारत में एक ऐसी एंट्री हुई जिसने स्मार्टफोन मार्केट के सारे नियम बदल दिए। जियो, शाओमी, ओप्पो, वीवो और यहीं से शुरू हुआ माइक्रोमैक्स के पतन का असली अध्याय। 2016 यही वो साल था जब भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पूरी तरह बदलने वाला था। 5 सितंबर 2016 को मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया। फ्री वॉइस कॉलिंग, सस्ता 4G डेटा और एक ऐसा इंटरनेट रेवोल्यूशन जिसने करोड़ों भारतीयों को पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ दिया। लेकिन जियो इस्तेमाल करने के लिए एक चीज जरूरी थी, 4G स्मार्टफोन। यहीं से मार्केट अचानक बदल गया। जो लोग पहले 2G और 3G फोन इस्तेमाल कर रहे थे वे तेजी से 4G फोन्स खरीदने लगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय माइक्रोमैक्स के पास बड़ी मात्रा में पुराने मॉडल्स और 3G डिवाइसेस का स्टॉक मौजूद था। अचानक आई इस डिमांड शिफ्ट का असर कंपनी पर पड़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यहीं से माइक्रोमैक्स खत्म हो गया तो कहानी अभी अधूरी है। कई लोग आज भी कहते हैं जियो ने माइक्रोमैक्स को खत्म कर दिया, लेकिन जब हमने रिसर्च की तो पता चला कि जियो सिर्फ एक हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। असल बदलाव चाइना में हो रहा था। उसी समय शाओमी, ओप्पो, वीवो और बाद में रियलमी जैसी कंपनीज भारत में तेजी से विस्तार कर रही थी। इन कंपनीज के पास सिर्फ सस्ते फोन्स नहीं थे बल्कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल था जिसका मुकाबला करना भारतीय कंपनीज के लिए बेहद मुश्किल था। उनके पास अपनी मजबूत सप्लाई चेन थी। वे कंपोनेंट सीधे मैन्युफैक्चरर्स से खरीदते थे। उन्हें नए चिपसेट्स, बेहतर कैमरा सेंसर्स और नई टेक्नोलॉजी भारतीय कंपनीज की तुलना में जल्दी मिल जाती थी। यही वजह थी कि वे कम कीमत में ज्यादा पावरफुल फोन्स लॉन्च कर पा रहे थे। दूसरी तरफ माइक्रोमैक्स का मॉडल काफी हद तक आउटसोर्सिंग पर आधारित था।
कंपनी डिजाइन और ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस करती थी, जबकि हार्डवेयर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा एक्सटर्नल पार्टनर्स के जरिए होता था। ये स्ट्रैटेजी शुरुआती वर्षों में सफल रही, लेकिन टेक्नोलॉजी तेजी से बदलने लगी और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक और बड़ा बदलाव ऑनलाइन मार्केट में आया। Xiaomi ने फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर फ्लैश सेल मॉडल शुरू किया। कम मार्केटिंग कॉस्ट, कम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट। इससे कंपनी कीमत भी कम रख पाई और स्पेसिफिकेशंस भी बेहतर दे पाई। दूसरी तरफ माइक्रोमैक्स अभी भी ट्रेडिशनल ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा निर्भर था, यानी मार्केट सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं बल्कि पूरे बिजनेस मॉडल से बदल चुका था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइक्रोमैक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर उतना निवेश नहीं कर पाया जितना ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स कर रहे थे। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत नहीं बन पाया, जबकि एंड्रॉयड मार्केट में यूजर एक्सपीरियंस लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा था। हालांकि कुछ एनालिस्ट का यह भी मानना है कि इंडियन कंपनीज को चाइनीज फैक्चरर्स जितना कंपोनेंट एक्सेस और स्केल एडवांटेज मिलना आसान नहीं था। यानी माइक्रोमैक्स की कहानी सिर्फ मैनेजमेंट की गलती नहीं, बल्कि ग्लोबल कंपटीशन, टेक्नोलॉजी शिफ्ट और बिजनेस स्ट्रेटेजी तीनों का मिश्रण थी। 2019 तक आते आते माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर तेजी से गिर चुका था। जो कंपनी कभी सैमसंग के बाद दूसरे स्थान पर थी, वो अब टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स की सूची से लगभग बाहर हो चुकी थी। 2020 में कंपनी ने IN सीरीज के साथ वापसी की कोशिश भी की। उस समय वोकल फॉर लोकल अभियान की वजह से लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी थी, लेकिन तब तक मार्केट पहले जैसा नहीं रहा था। Xiaomi, Samsung, Realme, Vivo, Oppo और OnePlus जैसे ब्रांड्स पहले ही अपनी मजबूत पकड़ बना चुके थे। लेकिन क्या इसका मतलब है कि माइक्रोमैक्स पूरी तरह खत्म हो गई? नहीं, कंपनी आज भी अलग अलग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी बिजनेसेस में मौजूद है और राहुल शर्मा आज भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। माइक्रोमैक्स की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि शुरुआत में माइक्रोमैक्स ने वही किया जो एक सफल कंपनी करती है। उसने कस्टमर की प्रॉब्लम पहचानी और उसका सॉल्यूशन बनाया। लेकिन बाद में जब मार्केट बदलने लगा तो कंपनी उसी स्पीड से खुद को नहीं बदल पाई। बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा नियम यही है, सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती। हर नई टेक्नोलॉजी, हर नया कंपेटिटर और हर नया इनोवेशन मार्केट को फिर से जीरो पर ले आता है, और जो कंपनी सबसे तेजी से सीखती है आखिर में वही जीतती है। माइक्रोमैक्स हार इसलिए नहीं गई क्योंकि वो इंडियन कंपनी थी। माइक्रोमैक्स इसलिए हार गई क्योंकि टेक्नोलॉजी की रेस में उसके कंपेटिटर्स उससे ज्यादा तेज दौड़ रहे थे, और शायद यही माइक्रोमैक्स की सबसे बड़ी कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।